इस वक्त की काफी अहम खबर, डीके शिव कुमार को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीके शिव कुमार को जमानत दे दी। 25 लाख के निजी मुचलके पर डीके शिव कुमार को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा गवाह और सबूतों से नहीं करेंगे छेड़छाड़। काफी अहम खबर इस वक्त की, डीके शिव कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। आपको बता दें 25 लाख के निजी मुचलके पर डीके शिव कुमार को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा और इंतजामिया के बीच तनाजा बरकरार है। 200 से ज्यादा तलबा वाइस चांसलर ऑफिस के सामने एहतजाज पर बैठे हुए हैं। वहीं तलबा तंजीम की जानिब से जामिया वाइस चांसलर के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी गई है। वहीं यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक की भी कॉल दी गई है। जामिया कैंपस में इसराइल के इशराक से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। एतराज करते हुए तलबा ने उसकी मुखालफत की थी, जिस पर इंतजामिया ने उन तलबा के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसको लेकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं। को यहाँ से पहले जो इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और उस राइट को करने के एवज में जामिया के प्रोक्टोरियल टीम ने उन्हें शो कॉज नोटिस दिया और वो शो कॉज नोटिस इनको जिनको मिला वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि उनका शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए। और वो वापस तो लिया नहीं गया, मगर उसके बदले में इनके ऊपर में कल हमला किया गया। दिल्ली पुलिस को बुलाया गया बाहर में, जैसे हम लोग गुंडे हैं। देखिए, ये प्रोटेस्ट कोई आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, एक हफ्ते से चल रहा है। तो जामिया प्रशासन अभी तक सो रहा था, जबकि यहाँ पे पीसफुल्ली जब इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि हमारा कभी भी इंडिया का रिलेशन जो था कभी भी इजराइल के साथ बहुत अच्छा नहीं था। फिलिस्तीन के लिए ये था कि हमेशा जिनोसाइड के खिलाफ जो वो हमेशा करता आया इजराइल, तो उसके खिलाफ यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम अवेयर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कर रहे थे प्रोटेस्ट, बस पीसफुल्ली हो रहा था। बट उसके विरोध में जामिया प्रशासन जो है उन पे एक्शन लेता, शो का नोटिस देता है। कर्नाटक में एक मर्तबा फिर टीपू सुल्तान को लेकर तनाजा खड़ा हो गया। निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक़ सबक को हटाने का मुतालबा किया गया है। मधुकेरी असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी लीडर ने रियासत के वज़ीर तालीम को खत लिखा। खत में निसाबी किताबों से टीपू सुल्तान से मुतल्लिक़ सबक को हटाने का मुतालबा किया गया है। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाब पर एग्जिट पोल और ईवीएम के सवाल पर कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने न्यूज 18 से बातचीत की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सदर ने ईवीएम पर जो बयान दिया है वो सही है। जब अलग अलग जगहों से ईवीएम मशीनें मिली हैं तो उस पर सवाल उठना लाजिम है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल सबके सामने है, जिस तरह की तस्वीर दिख रही है उसमें लग रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, सरकार भी बना सकती है, ये उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अलग अलग नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। कल कुमारी शैलजा ने भी कहा कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जब मैंने वोट डाला तो 7 सेकेंड से ज्यादा समय ईवीएम ने लिया। महाराष्ट्र के आपके जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं। शैलजा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अध्यक्ष हरियाणा की, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो बयान दिया होगा बहुत सोच समझ कर दिया होगा और उनका बयान स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होगा। मैं उस पर यही प्रतिक्रिया दे सकता हूं। जहां तक सवाल है एग्जिट पोल के रिजल्ट का, तो अभी एग्जैक्ट पोल का रिजल्ट कल आ जाएगा, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा अपना मत है कि दोनों जगह हम कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब कांग्रेस के नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब वो काउंटिंग से पहले अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी बीजेपी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। देखिए, जहां तक ईवीएम का सवाल है, इसके संदर्भ में जो नेता सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, वो बताएंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। पर तमाम लोगों के अपने विचार में फर्क है। एक चैनल ने कांटे की टक्कर बताई है, कुछ चैनल्स ने भाजपा की सरकार बताई है, तो मतभेद सब में है, सब जगह। मैं कहूँगा कि 24 घंटे से लगभग बचे हैं, प्रतीक्षा करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे विचार हैं
कि हम हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। आर्थिक मंदी को लेकर सर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, इस तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम और किस तरह से इसकी रूपरेखा रहेगी? जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आर्थिक स्थिति भारत की खराब होती चली जा रही है। हम कई पायदान नीचे पे आ गए हैं और यहां तक हालत हो गई कि हंगर का जो इंडेक्स आया है उसमें हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हैं। रुपए की स्थिति बांग्लादेश के टके के मुकाबले भी गिर गई है। तो मोदी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हम चिंतित हैं बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, और इसके संदर्भ में कोशिश करेंगे कि देशव्यापी आंदोलन सिर्फ हम ही ने चलाएं, जो हमसे सहमत हों भी शामिल हो। दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको भी आप अनुरोध करें। ये बात आ रही है, अगर वो आगे बढ़ के आए तो कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे मुद्दों पे लोग इस सरकार का विरोध करें। धन्यवाद। कैमरा पर्सन अंकित के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। आईटीबीपी डीजी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि सरहदी इलाकों में सड़कों का तामीराती काम हो रहा है। वहीं कंस्ट्रक्शन एजेंसी के जरिए मुताद्दिद सरहदी इलाकों में तामीराती काम हुए हैं। मुताद्दिद सरहदी इलाकों में बेहतर रोड की तामीर की गई है। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के सयाहों के लिए बेहतर काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन जगहों पर सयाहों के आने में आसानी होगी। बॉर्डर इलाकों में पर्यटन को ध्यान में रखते हुए बाकायदा वहाँ पर काफ़ी काम हो रहे हैं। कई राज्यों में अगर बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में किस तरह से बाकायदा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हमने इन स्टेटों में सारे के सारे काफ़ी ट्रैकिंग रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं ताकि हमारे नागरिक और विदेशी नागरिक उनमें ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग कर सकें। हिमालयाज़ दुनिया के बहुत ही सबसे सुंदर जो है पर्वतमाला है और पूरी की पूरी दुनिया से इन माउंटेन्स में टूरिस्ट आते हैं और इन रिमोट एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, एम्प्लॉयमेंट का जरिया नहीं है। तो टूरिज़्म एक ऐसा मीन्स है जिससे हम वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। दूसरा, अपने देश के नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को, जो टूरिस्ट हैं, उनको एक खुशी से टाइम व्यतीत करने का मौका भी इंश्योर करते हैं। सर, अगर बात करें चाइना बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से फेस ऑफ की जो सिचुएशन होते हैं तो किस तरह से आप लोग उसका हैंडल करते हैं और किस तरह से आधुनिक सर्विलांस सिस्टम को और आप लोग अच्छा मजबूत कर रहे हैं? देखिए, बॉर्डर पे हम पेट्रोलिंग द्वारा पूरे के पूरे बॉर्डर को रेगुलर कवर करते हैं। ये बहुत लंबा बॉर्डर है, टोपोग्राफिकली, ज्योग्राफिकली माउंटेन्स हैं, रास्ते लिमिटेड हैं, तो वो बॉर्डर पे पूरी नज़र रखने के लिए पेट्रोलिंग करते हैं। कई बार एक ही रूट पे जो है ना चाइना की तरफ से भी पार्टी आती है, हमारी भी जाती है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपस में जो है ना आमने सामने आते हैं तो वो फेस ऑफ है। उसकी भी एक ड्रिल है, वेल टेस्टेड और लंबे समय से, कि बैनर ड्रिल करते हैं। वो बैनर लेके चलते हैं, हमारी पार्टी बैनर लेके चलती है और बैनर ड्रिल के द्वारा वो अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते आ जाते हैं। सर, लैंग्वेज, मेरा आखिरी सवाल, किस तरह से लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए, लैंग्वेज में किस तरह से सिखाने की जो तकनीक है उस पर किस तरह से काम चल रहा है? देखिए, रेगुलर इंटरेक्शन बहुत कम होता है क्योंकि बैनर ड्रिल जो है ना दूर रखता है फिजिकली जो है ना, तो बैनर ड्रिल से ही आमतौर पे जो है ना ज़्यादातर ऐसे सिचुएशंस का समाधान हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जवान और ऑफिसर्स अगर लैंग्वेज सीख पाएँ तो उसमें इंटरेक्शन में आसानी होगी और एक एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो वाकई में अगर देखा जाए, जिस तरह से बॉर्डर इलाकों की बात करें तो खासकर जो चाइना से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर जो आईटीबीपी है अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को विशेष तौर पर चाइनीज़ भाषा जो है मंडारिन बाकायदा उसकी भी ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे कि आपस में बात जो है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है तो वहाँ पर उस भाषा से भी आपस में बातचीत कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। जेकेएलएफ चीफ और अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक की आज जम्मू की टाडा अदालत में पेशी हुई। ये पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। 7 मुलजमीन में से कोर्ट में 5 मुलजमीन मौजूद थे। वहीं मामले की अगली समाअत 5 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज तिहाड़ जेल इंतजामिया यासीन मलिक को कोर्ट में पेश करने से कासिर रहा था। यासीन मलिक फिलहाल हिंदुस्तानी फजाइये के 4 जवानों के कत्ल के इल्जाम में तिहाड़ जेल में है। 1990 में फजाइये के 4 जवानों का कत्ल कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले में यासीन मलिक के खिलाफ वारंट जारी किया था। आज
यासीन मलिक केस में जो टोटल 7 एक्यूज पर्सन हैं, 5 हाजिर थे। यासीन मलिक थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंडक्ट किया दिल्ली में, उससे पूछा, जज साहब ने उनको समझाया, दीज आर द ऑफेंसेस अगेंस्ट यू, यू आर बीइंग ट्राइड एंड वी आर गोइंग टू हियर द आर्गुमेंट्स विद रिगार्ड टू चार्ज एंड डिस्चार्ज पर्पस, व्हाट यू हैव टू से। ये अलाउ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उससे बात की जा सकती है, कैन बी ट्राइड अकॉर्डिंगली। बस यही बात हुई, 5 तारीख को नंबर को रखी है, उसमें 10:30 बजे फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होगी, उसके जी अब केस चलेगा इस तरीके से। नाज़रीन, इस पूरे मामले को लेकर के आपको मजीद तफसीलात ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। फजाइये के जवानों के कत्ल का मामला 25 जनवरी 1990 में फजाइये के जवानों पर हमला हुआ था। 4 जवान हलाक हुए थे। यासीन मलिक हमले के अहम मुलजिम है। 1995 में मामला जम्मू से अजमेर मुंतकिल हुआ। 1998 में जम्मू की टाडा अदालत में मामला मुंतकिल हुआ। जम्मू की टाडा अदालत में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने मुंतकिल किया। यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट श्रीनगर में अर्जी दी। अर्जी में मामले की समाअत श्रीनगर मुंतकिल करने की अपील की गई। सीबीआई की वकील मोनिका कोहली ने अर्जी की मुखालफत की। जम्मू की टाडा अदालत में मुकदमे को फिर से शुरू करने की मांग की। हाईकोर्ट जम्मू ने यासीन मलिक की अर्जी खारिज कर दी। यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट श्रीनगर में अर्जी दी। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अब मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आई है, जिसके नतीजे में मिलिटेंसी में कमी आ रही है। दिलबाग सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज हुए एनकाउंटर में 3 मकामी मिलिटेंट मारे गए। मिलिटेंटों का ताल्लुक अंसार गज़वतुल हिंद से है। एनकाउंटर में अंसार गज़वतुल हिंद का कमांडर हमीद लिलहारी मारा गया। ऑपरेशन पहले जो अनंतनाग में हुआ, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसके बाद कल का ऑपरेशन जो तराल में हुआ, राजपुरा गांव में तराल में, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। शुरू में इतला थी कि एक लोकल तो पहचान लिया था, दूसरे 2 पाकिस्तानी या फॉरेन टेररिस्ट होने की इतला थी, मगर देर रात को बाकी 2 की भी पहचान हो गई। ये 3 के 3 लोकल मिलिटेंट हैं और 3 के 3 ही अंसार गज़वतुल हिंद के साथ वाबस्ता हैं। आपको याद होगा जब जाकिर मूसा मारा गया था, उसके बाद इस ग्रुप की कमांड जो है वो हमीद लिलहारी को दी गई थी। हमीद लिलहारी तब से लेकर के इस ग्रुप को चला रहा था और काफी लोगों को उसने मोटिवेट किया, जबकि उस वक्त ये ग्रुप खत्म ही हो गया था। उसके बाद इसने मोटिवेट करके 2 और लोग हैं जिनको मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल किया, खासतौर पे अपने ग्रुप के अंदर शामिल किया, जिसमें नवीद और जुनेद शामिल हैं। ये तीनों के तीनों मिलिटेंट अवंतीपुरा पुलवामा बेल्ट के रहने वाले हैं और तीनों के तीनों जैश के साथ आजकल कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, क्योंकि जैश मोहम्मद धीरे धीरे लश्कर के साथ, हिजबुल के साथ, इस सब के साथ अपना राब्ता जोड़ रही है। और उनकी ये कोशिश है कि जितनी अफरा तफरी, जितनी कत्ल गारत, जितनी वायलेंस जहां पर बढ़ाई जा सके, पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर उसको बढ़ावा दें। जो कमी आई है इस वक्त मिलिटेंसी में, ये पाकिस्तान को काफ़ी परेशान कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से बेहद कोशिशें हो रही हैं कि रोज और रोज मिलिटेंट्स के जहां पर पुशिंग करें और इनकी तादाद बढ़ाएं। कुछ मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन हुई है और बहुत सारी जो उनके अटेम्प्ट्स हैं उनको असफल कर दिया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। अभी भी आप देखिए अगर तो सीज फायर वायलेशन का सिलसिला रजौरी पुंछ के एरिया में, हीरानगर सांबा के एरिया में, करना और उरी के एरिया में, मशल के सेक्टर में, केरन के सेक्टर में, गुरेज के सेक्टर में लगभग रोज की बात हो गई है। और जब जब सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता है, उसकी कोशिश होती है कि मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह पुश किया जाए। हाल ही में अभी आर्मी की कार्रवाई का भी आपने जिक्र सुना, उनके बारे में उन्होंने खुद बताया है और मीडिया में आया है। उसके बारे में मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उनको फैक्ट्स का उनको मालूम है। मगर अभी भी जो लॉन्चिंग पैड बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक्टिव है
आर्मी और उनकी ISI पूरी तरह इन्वॉल्व है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट रैंक्स को इस तरह क्वेश्चन किया जाए। जनूबी कश्मीर से खबर है, जहां के जिला कुलगाम के वोटू इलाके में बीती रात शरपसंदों ने एक स्कूल को नजर आतिश किया। स्कूल के तजुर्बागाह और मिड डे मील के लिए रखी गई अशिया खाकस्तर हो गई। मेरा नाम मोहम्मद अमीन शेख है। मैं यहाँ पे CPWO काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे लेबॉर्ट्री भी है और मिड डे मील्स भी है और ये एग्जामिनेशन जो भी है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो तार देख लीजिए कितनी दूर है। इधर यहाँ पे आग जो नमूदार हुई है उससे बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे हाई स्कूल को। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले में एक नया मोड़ आया है। जम्मू की अदालत ने इस मामले में क्राइम ब्रांच के कुछ अफसरान के खिलाफ FIR दाखिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि इन अफसरान ने पूछताछ में मुलजिम विशाल जंगूटरा के खिलाफ 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था। नाजरीन, आपको बता दें कि विशाल जंगूटरा को अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस केस के वकील एडवोकेट अंकुश शर्मा ने न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जो इस केस में SIT बिठाई गई थी वो कस्टोडियल टॉर्चर पर ही मुनज़्ज़म थी और उसकी कार्रवाई सही नहीं थी। अंकुश शर्मा ने कहा कि SIT गलत सबूत जमा कर रही थी, लेकिन अब कोर्ट में हमने दस्तावेजात दाखिल किए हैं, जिसके बाद अदालत ने SSP जम्मू को FIR दाखिल करने का हुक्म दिया है। रसाना रेप केस में एक नया मोड़ आया है। क्या ये मोड़ आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अंकुश शर्मा जी। इनसे हम बात करते हैं। अंकुश जी, क्या मोड़ आया है, किस तरह आज कोई फैसला आया है जो सिटी जज ने किया है, क्या है इस पर पूरा रोशनी डालें। देखिए, बहुत देर की जद्दोजहद के बाद और सफिशिएंट एविडेंस गैदर करने के बाद हमने आज कोर्ट को ये कन्विंस किया कि SIT जो क्राइम ब्रांच की थी, जो रसाना केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वो कस्टोडियल टॉर्चर में इन्वॉल्व थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं थी, इम्पार्शियल नहीं थी, मोटिवेटेड थी और फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रही थी। उस एविडेंस के आधार पे कंप्लेनेंट्स जो 3 विटनेसेस जिन्हें मारा पीटा गया और फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने के लिए बहुत सारा कुछ किया गया जो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है, उसके आधार पे कोर्ट ने प्राइमा फेशी ये पाया कि 6 के 6 लोग SIT के फॉल्स केस क्रिएट करने में शमूर थे, इन्वॉल्व थे और उनके खिलाफ SSP जम्मू को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं संगीन जुर्मों में। और 7 नवंबर 2019 से पहले FIR की कॉपी कोर्ट को सबमिट करके कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के भी आदेश जम्मू SSP को दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू को अब इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जम्मू को इसी केस के कारण रेप सपोर्टर्स और रेपिस्ट के समर्थक कहा गया था। ऐसे इसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसके तार बहुत सारे पॉलिटिकल नेताओं और जिहादी तत्वों तक पहुंचेंगे, जिसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो जो निर्दोष हैं वो भी बाहर आएंगे और जिन्होंने ये सारा प्रपंच रचा वो अंदर जाएंगे और महबूबा मुफ्ती तक इसके तार जाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ताकतवर चीज है। सब SIT के खिलाफ ये पाया गया है कि ये फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने में के प्रयास कर रही थी। फॉल्स एविडेंस क्रिएट भी किए इसने और उसमें जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी और जो मटेरियल और एडिशनल मटेरियल सामने आएगा, जैसे ही इसकी पुष्टि होगी अंडर थ्रू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा लोगों जो जिन्हें कन्विक्ट किया है उनके एक्विटल का और जिन्होंने ये साजिश रची उनके खिलाफ कार्रवाई होने का। हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया इस केस को इस्तेमाल करके। ग्लोबल जम्मू और ग्लोबल इंडिया के अगेंस्ट डेफेमेशन कैंपेन चलाया गया। आपने देखा दुनिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्सनालिटीज को इस्तेमाल करके एक झूठ प्रपंच फैलाया गया। मुझे लगता है जैसे ये डेवलपमेंट हुई है उस चीज को अरेस्ट करने में हमें काफी मदद होगी और इसमें महबूबा मुफ्ती का जिहादी एजेंडा था जिसे क्राइम ब्रांच परस्यू कर रही थी। क्राइम ब्रांच इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही थी, एज ए कोलैबोरेटर ऑफ जिहादी फोर्सेस काम कर रही थी और महबूबा मुफ्ती के कंडक्ट से वो साबित भी हुआ। उस समय सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब लीगल रिकोर्स करके हमने एक लेवल तक इस केस को पहुंचाया है और हम ये प्रण भी करते हैं कि इसे लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। थैंक यू। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 उर्दू, जम्मू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।